इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने इस बात की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की थी कि मौजूदा दौर के अंदर ये जो नौकरी है, ये गुलामी है। आज हमारे ईमान के दरमियान में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो नौकरी है, क्योंकि इस नौकरी के अंदर हम हक और सच की बात नहीं कर सकते। हम अपनी नौकरी के खो जाने के डर से परेशान रहते हैं कि अगर हमने हक की बात की तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा जो सीनियर है मुझसे नाराज़ हो जाए और मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि अपने ईमान को दबा कर रखते हैं। तो इसी सिलसिला में ये मेरी जो है ना वो दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि 2018 के बाद से लेकर 2020 तक जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के गुजरात कैंपस को ज्वाइन किया तो वहाँ पे मेरे साथ क्या मामला भी थे। अब मैं 2020 से लेकर जो आगे है UMT सियालकोट कैंपस है उसमें मेरी नौकरी का आगाज़ हुआ। मैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा उसी सिलसिला में कि नौकरी के अंदर किस तरह से हमारी हक तलफी होती है और हम किस तरह से हक और सच जानने के बावजूद खामोशी इख्तियार करते हैं। यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ का जो एकेडमिक डायरेक्टर था उसका नाम जो है ना वो डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह और जो उस वक्त के डायरेक्टर कैंपस थे वो बिलाल साहब थे। तो दोनों के साथ मेरी मुलाकात हुई। डॉक्टर ज़फ़र के साथ भी उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, काफ़ी अच्छा रहा। इनके साथ सफ्तर बाजवा थे और उनके साथ जो है ना वो मैडम थी यास्मीन। तो वो उस वक्त की HOD थी और वो छोड़ रही थी और उनको मैंने रिप्लेस करना था। बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने इंटरव्यू लिया। इतना शानदार इंटरव्यू मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान भी इस बात का बरमला इज़हार किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट महफूज रहेगी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि बिलाल साहब से मेरी मुलाकात हुई। मेरे दिल में किसी किस्म का डर नहीं था। उनकी टेबल के ऊपर बहुत सारी कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अगर आप इसको लेना चाहो, मुझसे पूछा कि आपकी शादी कहाँ पे हुई है। मैंने बताया वियतनाम में। उन्होंने कहा कि कैसे थोड़ी बहुत, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ईजी फील किया। खैर मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। तो बिलाल साहब उस वक्त जा रहे थे, यानी उनका जो टर्न था ख़त्म हो गया और जो डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह है वो एकदम से एकेडमिक डायरेक्टर से डायरेक्टर प्रमोट हो गए। तो वैसे एक दिन सीढ़ियों में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मुझे पास करके गुजर गए। मेरे दिल में एक डर सा पैदा हो गया कि लभी कम खराब है, ठीक है। तो जैसे किसी को बड़ी सीट मिलती है तो लगता है कि वो समझ लेंगे, वो अपने आप को खुदा समझने लगता है, वो बस मेरे वो इंसान नहीं रहता। तो अब इसी मेरे एक दोस्त है मेरे साथ जो है ना वो पता नहीं उनको ये बात पसंद आए तो मैं उनका जो है ना वो नाम दे देता हूँ साकिब साहब को। पता नहीं ऐसा था कि जो है हमारा ना एक बोर्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर हमें दोबारा से एक कोई यूनिवर्सिटी की जो लोकल बॉडी होती है वो इंटरव्यू करती है। एक होता है कोई यूनिवर्सिटी का पता नहीं कोई बोर्ड मीटिंग होती है। मुझे तो यहाँ पे ही आके पहली मरतबा पता चला। ऐसे जैसे हम कोई CSS का एग्ज़ाम जो है ना वो दे रहे हैं, एक दोबारा इंटरव्यू होता है। तो हमारा यहाँ पे दोबारा इंटरव्यू था। हमारे इस डिपार्टमेंट में 3 लोग काम करते थे, मैडम फ़ायज़ा, साकिब साहब और मैं। तो मैं एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा था। मिलके हम बिल्कुल बहन भाइयों की तरह काम करते थे। हर मामले में मुझसे ज़्यादा साकिब साहब को बहुत सारी मौका था। मैं हर मामले में उनसे पूछा करता था, कोई बात नहीं इससे बता छोटा या बड़ा नहीं, ना ही कभी मैंने, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था मुझे अपना आला इखलाक पेश करना था। तो मैं डॉक्टर नज़ीर की तरह नहीं करना चाहता था जिस तरह से उसने किया। तो मैं मेरी एक हमेशा कोशिश होती है कि मैं लोगों को पूरी इज़्ज़त दूँ। तो मैंने उनको भरपूर कोशिश की, पूरी इज़्ज़त दी। जब कभी भी कोर्स सेलेक्ट करने लगे तो शामिल हमारी बोर्ड मीटिंग हुई तो बस फिर पता नहीं क्या बात हुई तो उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया और मुझे जो है ना डेफर कर दिया। तो मैं दोबारा उस इंटरव्यू में अपील हुआ। तो ये बात जब साकिब ने मुझे बताई, मैडम फ़ायज़ा ने मुझे बताई, तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि यार मेरे डिपार्टमेंट के लोग यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि मैं सूटेड बूटेड होकर प्रॉपर तरीके से उस दिन में मुझे बहुत शदीद किस्म का वजह से भी था। तो मैंने एक ऐसी ड्यूटी करनी जो कि मेरे पाँव में लगती थी और उसकी वजह से मेरी एक हड्डी जो है पाँव के अंदर कटी हुई एकदम से बढ़ना शुरू हो गई। तो मैं डॉक्टर ज़फ़र के पास गया रिक्वेस्ट लेके। तो उनसे सारी बात मैंने की कि इस तरह करके हमारे डिपार्टमेंट के 2 लोग जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर कोई बात नहीं, किसी की नौकरी लगी हुई है, अगर किसी भी तरह इनको भी डेफर कर दी दोबारा से इंटरव्यू में अपीयर हो जाते हैं तो मेहरबानी करें शफकत करें। तो पहले तो उन्होंने मेरी आराम से बात सुन ली, कुछ नहीं कहा। फिर मुझ पर बहुत सारे दाएं बाएं लोगों का प्रेशर था। सारे लोग रिक्वेस्ट करते थे कि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप अपने लोगों को बचाएं। तो मैंने भी कहा कि मुझे पता तो था कि मेरी अथॉरिटी कोई नहीं है, मैं बस सिर्फ बराए नाम ही हूँ। तो फिर भी चले कोई बात नहीं, अगर मेरी वजह से मेरी बात करने की वजह से किसी का भला होता है तो यार मुझे इसमें क्या हो सकता है। तो मैं दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने बड़ी सख्ती से ये कहा कि तुम बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट लेके तो आ रहे हो, मुझे इंसल्ट करें। तो मुझे ज़िंदगी में पहली मरतबा पता चला कि अगर अपने आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो अगर वो रिक्वेस्ट पूरी ना करे तो उसकी बेइज्जती होती है। हालांकि उनको ये बात समझ नहीं आई कि जो आदमी आपके पास रिक्वेस्ट लेके आता है वो अपने आप को मार के अपने मन को मार कर आपके सामने अपनी झोली फैला रहा होता है। तो इंसान तो उस बेचारे की होती है, ना कि जिसने कोई चीज़ देनी होती है उसकी होती है। उसके लिए तो एक मर्तबे की बात होती है कि यार उसको इस काबिल समझा गया है कि उसके पास से हम रिक्वेस्ट लेते हैं। तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे भी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
खैर ये वक्त गुजर गया। वो मेरे जो दोस्त हैं, जो मैडम फायजा और साकिब साहब थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी। तो उसके बाद एक और मामला हुआ कि 2021 में अप्रैल में मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया, मुझे टाइफाइड फीवर हो गया और बड़ा शदीद किस्म का, और बिल्कुल आप समझ लें कि मुझे हर तरफ मौत ही नजर आती थी। मैं अपनी हॉस्टल में अकेला, उन दिनों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन टीचर्स को अपनी जो क्लासेस हैं वो यूनिवर्सिटी में आके देनी थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर जफर के पास में गया, तो उन्होंने जो सबसे पहले उनका कमेंट था, वो कहते हैं, हालांकि मैं अपनी रिपोर्ट भी लेके गया, तो रिपोर्ट देखने के बाद जो मेरी तरफ देखने पर कहने लगा, हालांकि मैं बिल्कुल, जो लोग मुझे उस वक्त उस हालत में देखते थे तो वो कहते हैं ऐसे लगता है कि जैसे एक मुर्दा कब्र से बाहर आया। तो वो मुझे कहने लगे कि मुझे क्या पता कि तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। आप यकीन माने कि मैं अपनी पीएचडी के साथ बिल्कुल वहाँ पे मर ही गया उसकी बात सुनकर, डॉक्टर जफर की बात सुनकर कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, यार मैंने मर आपके पीएचडी की है और मैंने क्या पीएचडी झूठ बोलने के लिए की है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये है पाकिस्तान की हालत। यहाँ के जो लोग हैं जो कि किसी मुकाम पर पहुँच जाते हैं तो वो अपने आप को क्या समझने लगते हैं, वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। और अगर हम उनके आगे झुक जाएँ, उनकी जो गलत बात को, नाइंसाफ़ी को मान लें, तो समझ लें हमने रब की बारगाह में शिरक का गुनाह कर दिया। ये भी मैं समझता हूँ कि एक किस्म की शिरक है, ठीक है। खैर मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं इस यूनिवर्सिटी को इंशाल्लाह छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद मैं दोबारा जो है डिपार्टमेंट की खातून है, ठीक है, उनके साथ मिला और मैंने उनको कहा कि अगर आप लोग ये बात समझते हैं कि अल्लाह ताला की ये नौकरी मेरे लिए बहुत अजीज़ है, शायद अल्लाह ताला की ज़ात वो इतनी कुदरत नहीं रखती कि मुझे पाल सके, जिसने 9 माह मुझे माँ के पेट में पाला है और मेरी उम्र तकरीबन कोई 40-41 साल हो गई है, तब से मुझे पाल रहा है, तो वो मुझे अगली नौकरी देने पे जो है ना वो कादर नहीं है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। तो उसने डेफिनेटली बाद में दोबारा डॉक्टर जफर से बात की, तो अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई अगर तुम्हें छुट्टियाँ चाहिए तो ले लो। तो मैंने अपनी गैरत में कहा कि नहीं सर, मुझे कोई नौकरी, कोई छुट्टियाँ नहीं चाहिए, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता रहूँगा। लेकिन मैंने अपने दिल में रख लिया कि बस ये बंदा ना मेरी नज़रों से गिर गया है, ठीक है। डॉक्टर वो जो जफर साहब हैं, वो जो हमारी कलीग थी, उनकी बात एक अलग है, लेकिन ये बात रियली बहुत सीरियस बात थी। आप अंदाज़ा करें कि मैं मरने वाला था, तो यूनिवर्सिटी को ज़रा बराबर भी यार ख्याल नहीं। ये सिर्फ हमारी जो है ना वो हमारी तालीम के बुके हैं यार, इन्हें इंसानियत की कोई ज़रा बराबर भी परवाह नहीं कि एक बंदा मर रहा है यार, एक तो छुट्टी दे दें, क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सारी दुनिया झूठी नहीं होती, कोई डॉक्टर एहसान भी होता है। खैर ये भी गुजर गया। फिर एक फंक्शन था, उसके अंदर तमाम लोगों को फोटोग्राफी के लिए बुलाया जा रहा था। मैं भी उस फंक्शन में था, क्योंकि जाहिर बात है कि डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन होनी थी। तो जैसे ही मेरी क्योंकि नीज में यूरिक एसिड की वजह से दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा कि यार ये उन्होंने मुझे भी बनाना है, तो चले मैं आहिस्ता आहिस्ता उठ के चलना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्लो ही वॉक कर सकता था। जब मैं उठ के चलने लगा, अभी स्टेज के करीब ही आने लगा, तो डॉक्टर जफर साहब के सामने कहता है, डॉक्टर साहब आपको नहीं बुलाया, ठीक है। और मुझे सबके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। खैर मैंने अपनी हना और गैरत में उसके बाद खाना खाना था इकट्ठे, तो मैंने वो महफिल को छोड़ा और चुप करके वापस आ गया। बाद में वो मुझे ढूंढ रहे थे कि यार वो डॉक्टर एहसान किधर चला गया। डॉक्टर एहसान तो बस फिर खाने का भूखा तो नहीं था ना, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गैरत थी। तो मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, अगर हम इस दुनिया से बगैर तस्वीर खिंचाए भी चले जाएंगे तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। तो देखें ये डॉक्टर एहसान जो है ना वो बैठ के वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो खैर एक वक्त ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह, ये जो वीडियो है ये पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है। वो जो एक तस्वीर है ना उसका बदला इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़रूर ले लेगी। तो उसके बाद आगे चलते हैं। खैर उसके बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है, क्योंकि मैं अपनी मिसेस से ये कोविड की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन था तो नहीं मिल पाया था, तो मैं ये जो है ये वियतनाम में जो है ना अपनी मिसेस से मिलने के लिए आ गए। तो जब मैं आया तो मैंने डॉक्टर जो जफर साहब हैं, जो डायरेक्टर थे, उनसे बात की। मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और एचआर डिपार्टमेंट वाली भी बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जब 2020 में मेरी वहाँ पे जॉब हुई थी तो मुझे यूसीपी से भी ऑफर आ गई थी, लेकिन क्योंकि मैंने इनके साथ कमिटमेंट कर ली थी तो इसलिए मैंने अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ी। उसे पता था कि ये बंदा कमिटेड आदमी है, ये धोखा नहीं देगा। यार अगर मैंने धोखा देना होता ना तो ये जो वियतनामी है जिसके और मेरे दरमियान में 3-3.5 साल की जुदाई रही, तो मैंने इसको धोखा नहीं दिया। मैं किसी की पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी कर सकता था, तो मैं जो है ना वो धोखा दे सकता था। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतना कोई बदसूरत नज़र नहीं आता, ठीक है। बेशुमार लड़कियां मुझ पर मर सकती हैं, अगर मैं अभी इरादा कर लूँ बुराई करने का तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़े आराम से खुफिया तौर पर बहुत सारी शादियाँ कर सकती हूँ, धोखा दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरी नेचर है ही नहीं। मैं अपनी माँ के दूध को लीक लगाना नहीं चाहता। तो क्या हुआ कि अभी मैं यहाँ पे आया और पीछे से मेरी जो आप कह लें कि जो सैलरी है वो रोक दी गई। तो रोकने की वजह मुझे पता है कि डॉक्टर जफर ने डेफिनेटली एचआर डिपार्टमेंट वो जो खातून थी उसे कहा होगा। मैं देखता हूँ डॉक्टर एहसान कैसे जो है ना वो आता है, यानी उसको डाउट था कि मैं नहीं आऊँगा, मैं आप भाग गया हूँ। खैर बहरहाल ये है कि वो उसके बाद मुझे वो मैंने फिर वो एचआर डिपार्टमेंट से दोबारा बात की और मैंने उन्हें कहा कि मैडम मैं आज ज़रूर जाऊँगा, लेकिन आके इस्तीफ़ा दूँगा, ठीक है। जो मेरी कमिटमेंट है वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगा। खैर मैं वापस आ गया। तो अभी एक महीना नहीं गुजरा तो एक स्टूडेंट थी बेचारी, उसको तकरीबन जो है ना वो 2-3 उसको तकरीबन 1.5 साल हो गया था। उस बेचारी का 2 मरतबा जो है ना सर्जरीन भी हुआ था। वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी, उसकी डिग्री का मसला था, उसने कोई कोर्स था वो नहीं पढ़ा हुआ था।
तो खैर ज़ाहिर मेरी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, आई नीड टू हेल्प हर इन हर मैटर्स। तो मैं डॉक्टर ज़फ़र के पास गया उसके हवाले से। तो जो पहला जुमला मुझे सुनने के लिए मिला वो बड़ा सख्त था। वो ये था कि डॉक्टर एहसान तेरा इस कुड़ी दे विच की चक्कर है, यानी कि तुम इस जो स्टूडेंट है इसको क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर मैंने ओपनली जवाब दे दिया बगैर डरे हुए कि भाई वो मेरी स्टूडेंट है, वो मेरी बेटी है, अगर मैं उसका मसला नहीं सॉल्व करूँगा तो और कौन करेगा। देखें प्राइवेट अदारों में स्टूडेंट्स के ऊपर ना ये मामला चलते हैं, जो तनख्वाह के मामला होते हैं, पैसे के मामला होते हैं, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो दोबारा वो जो स्टूडेंट्स हैं लोगों को कैसे रिकमेंड करेंगे कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लें या आपके जो मसाइल को हल करेगी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि बच्चों का काम बहुत ज़्यादा लटकता है। मेरी भरपूर कोशिश होती थी, वो जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, एग्जाम डिपार्टमेंट है या HR डिपार्टमेंट है या रजिस्ट्रार ऑफिस है या कोई एडमिशन ऑफिस है, उनको जाके देखने मुझे बेशक यूरो कैसेट होता था 8.5 या 11 पे भी पहुंचा है मेरा यूरो कैसेट। मैं लंगड़ों की तरह, मेरा जो ऑफिस था वो 4थे फ्लोर पे था, तो मैं किसी भी तरह रींग के भी उनके दफ्तर में अपने स्टूडेंट्स का काम करवाने के लिए पहुंच जाया करता था। जो लोग वहाँ पे हैं वो मेरी हालत मिजाज को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। बस ये वो जुमला था जिसने मैं रात को आया, मुझे नींद ही ना आए, ठीक है। मेरे दिल में बार बार अल्लाह ताला की ज़ात एक ही आवाज़ कह रही थी, एहसान क्या तुम किसी के काने हो, या तुमने क्या डॉक्टर ज़फ़र की गुलामी इख्तियार की हुई है? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा रब इतना लंगड़ा लूला है कि तुम्हें एक नई नौकरी देने पे कादर नहीं है? क्या तुम्हें क्या मसला है? क्या तुम तमाम पाकिस्तानियों की तरह इसी तरह इस ज़लालत में रहना चाहते हो? ठीक है, बस फिर मेरे अंदर से आवाज़ आनी शुरू होगी कि नहीं यार एहसान, इनफ इज़ इनफ। अब ना मसलन के मुझे खुल के जो है ना वो अपने ईमान का इजहार करना पड़ेगा। मुझे उस रात ये था कि अगर एहसान इस बात के ऊपर तुमने एक्शन ना लिया तो समझ लो कि तुम जो है ना वो कह लें कि तुम शिर्क के मुर्तकिब हो गए हो। बस फिर आप समझ लीजिए मेरे ईमान की बात थी। मैंने अगले दिन जो है ना वो डॉक्टर ज़फ़र के पास गया और मैंने अपने बरबरा पहले HR ऑफिस के पास गया और मैंने उन्हें कहा कि मैं अब मुझे बताएं क्या प्रोसेस है, मैं रिज़ाइन करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि बस ये मुझे डायरेक्टर पसंद ही नहीं। तो अगले दिन मुझे डायरेक्टर ने भी बुला लिया जब उसे पता चला कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसकी ये ज़रा अच्छी आदत थी कि जब उसे पता चलता था कि कोई आदमी छोड़ के जा रहा है तो कोशिश करता था इस तरह करके जो है ना वो उसको जो है ना वो मनाने की, ठीक है। तो उसने मुझे मनाया कि भाई क्या बात है इस तरह करके। मैंने कहा नहीं बस सर बस हो गया, दैट इज़ एनफ, अब मुझे आप इजाज़त दें, ठीक है। मेरे यहाँ पे जो दाना पानी है पूरे हो गए, ठीक है। और बस फिर मैंने उसके बाद जो है ना वो जो UMT है मैंने उनको बताया कि मैं 28 फरवरी तक काम करूँगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेमेस्टर उस वक्त स्टार्ट हो रहा था। मैं चाहता तो मैं ये कर सकता था। ये भी एक वाक़या है कि मैं चाहता तो अपने महीने की तनख्वाह लेता, टिकट कटवा लेता, ना बताता, महीने की तनख्वाह लेता, जैसे ही सैलरी मेरे अकाउंट में आती वो पहले के पहले आ जाती है, अगले दिन 9-11 हो जाता। मुझे जो है ना वो एक्सपीरियंस लेटर की भी ज़रूरत नहीं थी, मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कसूर है? मैं यूनिवर्सिटी से या डायरेक्टर से इस तरह तो बदला ले लेता, लेकिन उन बेचारों जो बच्चों का जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली हुई थी उनका क्या कसूर है? तो ये मेरे एथिक्स नहीं है। मैं अपनी कमिटमेंट पूरे करने वाला बंदा हूं। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कमिटमेंट जरूर पूरी करूँगा। इसके ऊपर भी एक वाक़या है, वो इंशाल्लाह आएगा। वो एक पर्सन है मेरे साथ, एक कुलीग थे ज़फ़र साहब की जगह पे हमने एक फैसलाबाद से जो है ना वो एक पर्सन को हायर किया था जिसका नाम अवैस था, ठीक है। तो उसने ऐसा यूनिवर्सिटी के साथ किया था। इंशाल्लाह अगली किस्त में मैं उसके हवाले से भी बात करूँगा कि प्रोफेशनलिज्म और जो है ना वो ये नॉन प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो खैर ये सारे वाक़े के अंदर मैं ये बात बता रहा हूँ कि देखें ये सारे वाक़े के अंदर हक और सच की जहाँ पे भी आप बात करते हैं तो आपको अपनी गर्दन कटवानी पड़ती है। और मैंने जो पाकिस्तान के अंदर नौकरी का हाल देखा है, रियली यकीन माने बेशुमार लोग डॉक्टर ज़फ़र से जब मिलने के लिए आ जाते हैं तो मैं सिंबॉलिकली ये बात बता रहा हूँ कि उनको जो है ना वो मोशन लग जाते हैं, या बस आप समझ लें कि उनका जो है ना वो उनको समझ नहीं आती, घबराए हुए होते हैं। उनके सामने जो है ना हाथ बांध के ऐसे करके जो है ना वो खड़े होते हैं। तो रियली ऐसे हम खुदा की बारगाह में अदब के साथ नहीं खड़े होते जितना कि हम अपने जो सीनियर्स होते हैं उनकी जो है ना वो उनकी बारगाह में खड़े होते हैं। वहाँ पे एक बड़े अच्छे नफीस और शफीक इंसान भी हैं, वो डॉक्टर अलीम साहब हैं, वो नॉलेज यूनिट हेड हैं। मैं उनको रियली बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। हकीकत में वो असल में आदमी डिज़र्व करता है कि उन्हें जो है ना वो डायरेक्टर के जो है ना जो सीट है उसके ओहदे पर फाइज किया जा सके, क्योंकि उसे इस बात का पता है कि जो है ना वो किस तरह से लोगों के साथ बात करनी। एक यूनिवर्सिटी का, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि ये रिटायर लोगों को हायर करती है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी इनकी कम अकली है, ना अहली है। इनको रिटायर लोगों को हायर नहीं करना चाहिए। एक तो ये होता है कि वो जो शख्स होता है जो कि जिसने एकेडमिक्स में अपना वक्त गुजारा होता है और उसका हक बनता है कि उसको इस ओहदे पर फाइज किया जा सके, उसका हक खाते हैं। दूसरे नंबर पे जिस आदमी ने गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की होती है, वहाँ पे लाखों रुपये कमाया होता है, अब वो रिटायरमेंट के बाद भी पैसे ही कमा रहा होता है, वो दूसरों के ऊपर एक बॉस बन के आ जाता है। तो ये भी आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्राइवेट अदारों में एक इशू है। जो रिटायर आदमी होता है ना उसे जो है ना वो कह लें कि इस तरह करके किसी अदारे में हायर नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर अलमिया है, साथ है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि देखें, मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि इखलाकियात ये नहीं कहती डॉक्टर ज़फ़र से कि यार डॉक्टर एहसान के साथ इस तरह से बात करो, ठीक है। वो भी इंसान है, वो भी गोश्त पोश्त का मालिक है, उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने उसी मटीरियल से बनाया जिस मटीरियल से तुम्हें बनाया। वो तुम्हारे बिल्कुल बच्चों की तरह है। साकब भी डॉक्टर ज़फ़र के लिए बच्चों की तरह है। रियली मैं काश के मेहरबानी होगी किसी दोस्त की, किसी भाई की कि ये वीडियो प्लीज़ डॉक्टर जो ज़फ़र है
वो उसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर ज़फ़र से ये बात कहूँगा कि देख मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग हो तुम, ठीक है, बड़े आदमी हो तुम, बिल्कुल एक बाप की तरह हो, ठीक है, तुम बुजुर्ग हो, तुमने लोगों को आला विजन देना है, और वो विजन ये है कि आपने इल्मी फिक्री तरक्की करनी है, इस मुल्क को, कौम को अज़मत की बुलंदियों तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपके जो नीचे हैं, ये तुम्हारे बहन भाइयों की तरह हैं, तुम्हारे बेटे बेटियां हैं। आपने इन तमाम बच्चों को बेटे बेटियों की तरह ही ट्रीट करना है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज नहीं करनी है, और ये नहीं कहना है कि भाई पता नहीं मुझे तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। उसकी शक्ल देखो यार, वो ऐसा लग रहा है जैसे जो है ना कब्र से बाहर निकल के आया है, उसे सीढ़ियाँ नहीं चली जा रही, वो जो है ना, ये जो टाइफाइड होता है इसका इतना खतरनाक अटैक होता है कि ये से बंदा मर जाता है। और यकीन माने कि मुझे बिल्कुल जो है ना वो पहले के फरिश्ते नजर आना शुरू हो गए थे। वो तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह से मैंने दुआ की कि या अल्लाह मैंने एक वियतनामी लड़की से शादी की है, तो वो क्या सोचेगी कि मैंने कलमा भी पढ़ा और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझसे मेरा हस्बैंड ही छीन लिया। तो मेहरबानी है, ठीक है, हमने उसको ईमान पर जो है ना वो उसका खात्मा करना है, तो मेहरबानी है उसके लिए उसके हस्बैंड को बख्श दे। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने पता नहीं किस बात के लिए इस दुआ को जो है ना कबूल कर लिया। तो ये वो चीज़ है जिसको जो है ना वो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ना, जब तक हम अपने अंदर, एक पाकिस्तानी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे माफ़ फरमाए, कि ये बहुत ज़्यादा गरूर में है, बहुत ज़्यादा, रेली इतना ज़्यादा गरूर मैंने किसी कौम में नहीं देखा जितना कि पाकिस्तानियों के अंदर है। मेरे दोस्त हैं, बहन हैं, भाई हैं, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मैं भी वहाँ पे पैदा हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने फजल से, करम से मेरी गर्दन में सरिया नहीं रखा, ठीक है। मैं पाकिस्तान के अंदर जब एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम करता रहा, मैंने हर बच्चे के साथ जो है ना वो कह ले कि तमीज़ के साथ बात की, मेरी भरपूर कोशिश होती थी। बच्चों ने मुझसे बदतमीजियाँ भी की, आके अपने नंबरों के लिए लड़ा भी करते थे, मुझसे बेजा फेवर्स भी लिया करते थे, और मसलन कि कभी कभार जो है ना वो कह लें कि मेरे ऊपर केसेस भी किए कि भाई सर ने हमारे साथ एग्जाम जो है ना मार्क्स के हवाले से ज़्यादती की, लेकिन मैं फिर भी किसी का कोई काम नहीं रोकता था। एक बच्ची ने, जब मुझे टाइफाइड हुआ था, तो एक बच्ची ने जो है वो मेरे खिलाफ एग्जाम डिपार्टमेंट में केस किया हुआ था। मैंने अल्लाह ताला की ज़ात से ऐसे ही दुआ की कि या अल्लाह इसका तो मुंह बंद कर, तो फिर उसका अल्लाह ताला की ज़ात ने मुंह बंद कर दिया। इस तरह करके ये मसला ख़त्म हो गया। तो उसको बाद में क्लियरेंस एक होता है, क्लियरेंस फॉर्म होता है जिसके ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होते हैं, तो मुझे करने थे। जब मेरे पास आई तो उसने अपनी सहेली के थ्रू भेजा, मैंने उसे कहा इसे बुलाओ। जब वो आई तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बेटा वो तुमने किया, ठीक है, जो जिनको मैं मानता हूँ ना अहले बैत, ठीक है, तो उनकी भी ये है कि वो तुमने किया, लेकिन ये हमारा किरदार है। मैंने सिग्नेचर कर दिया और मैंने कहा जा, क्योंकि वो प्रोफेशनली एथिक्स में है कि मैं उसको जो है ना वो उसका जो काम है उसको ना रखूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर नज़ीर नहीं हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर एहसान हूँ, ठीक है। मैंने एक बहुत ही जो है ना वो अच्छी माँ का दूध पिया हुआ है, मुझे पता है कि मेरी माँ की क्या खूबियाँ हैं। ये वो माँ है जो आप समझ लें कि आज उसने मेरे किसी भाई को जन्म दिया है ना, तो उसी शाम के वक्त मेरी जो है ना वो नानी, वो दादी होती थी, वो कहती थी कि जा तू इतने क्या करने के लिए बैठी हुई हो, जाओ ये जो गंदम है तुम्हारे बाप ने पिसवानी है। तो मेरी माँ जो है ना गैरत के अंदर अपनी तकलीफ की भी परवाह नहीं करती थी, और मन 1.5 मन कनक उठाकर 2-3 किलोमीटर पिसवाने के लिए चली जाया करती थी। मैं उस माँ का बेटा, ठीक है। हमने, इस माँ के बेटे ने ना तो किसी औरत की इज्जत को हाथ डालना, ठीक है, और ना ही किसी के जो मामला हैं उसको रोकने की कोशिश करनी है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं दिल से कभी भी नीयत ऐसी नहीं की कि यार मैं किसी से कोई ज़ाती तौर पर रिवेंज लूँगा। बाकी ये मेरा दिल है, अगर किसी ने मेरे साथ ज़्यादती किया तो मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। अगर कल को डॉक्टर नज़ीर का या उसकी बेटी का या उसके बेटे का या उसकी बीवी का कोई भी मसला होगा, मैं कभी भी इंशाल्लाह उसके मामले को नहीं रोकूंगा। डॉक्टर ज़फ़र का कोई मामला होता है तो मैं कभी भी नहीं रोकूंगा, प्रोफेशनली, एथिकली। ये मुझे मेरा रब और उसका रसूल सिखाता है। बाकी ये मेरा दिल है, मैं उसे चाहे दिल से माफ़ करूँ या ना करूँ, इसको इसके हवाले से कोई मुझे पाबंद नहीं कर सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको, ये वो इखलाकियात हैं जिसकी मैं बात करता हूँ कि जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात का नाम लेते हैं तो बस फिर आपने अपनी ज़ात को छोड़कर, अपने आप को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात की बात करनी है। जिस मामले से रब और उसका रसूल राज़ी होता है ना, उस मामले को आपने अपनाना है, और जिससे रब और उसका रसूल राज़ी नहीं होता उसको छोड़ो। इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें और गरूर को पास ना आने दें। याद रखें कि गरूर के मतलब अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि अगर किसी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर आपके दिल में राई के बराबर भी गरूर है ना तो आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे तो मुसलमान ये बात समझते हैं कि बेहिश्ती दरवाज़ा है, कोई बात नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने अपनी शफाअत के ज़रिए से हमें माफ़ करवा लेना है। लोग ये भी समझते हैं कि बस ये कलमा पढ़ लिया है तो बस फिर मार कोट खा के जन्नत में दाखिल हो ही जाना है। अल्लाह ताला के रसूल ने, जिस रब ने ये बात कही है, जिस रसूल ने ये बात कही है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया, उसी रब और रसूल ने ये भी बात कही है कि जिसके अंदर राई के बराबर भी गरूर है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो आप अंदाज़ा करें, जो आपके अंदर जो अना है, जो गरूर है, जिसको आपने बड़ी ताव दी हुई है, जी मैं डायरेक्टर, और जी मैं एकेडमिक डायरेक्टर, और जी मैं डॉक्टर नज़ीर, और जी मैं डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह, और जी मैं डॉक्टर फलाना, ये अगर आपके दिल में राई के बराबर भी है तो समझ लें कि आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम।